नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद करता हूं कि कल का जो लेक्चर था आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आप जो आज ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो, आपका अल्टीमेट एम क्या है? आपका अल्टीमेट एम है कि हमको एट द ईयर एंड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको कंप्लीट बनाकर देने हैं। कल की क्लास में जैसे हमने देखा था कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बताएगा कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दूसरा आपका आता है फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज योर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपको बना के देनी है। थर्ड वन इज योर कैश फ्लो। फोर्थ वन आपका आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी and the last one is notes to account। ये पांचों आपको बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट। हम इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि आप सबको ही फाइनेंस टीम से हैं तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा इसके बारे में, बट हम इसको हमारे इस सेशन में और ज़्यादा कंसेप्चुअली समझेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले एक रफ आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होता है वो, फिर धीरे धीरे हम जाएंगे जैसा कंपनीज एक्ट कहता है। ठीक है, बिकॉज समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट था दैट इज टी फॉर्मेट वाला अकाउंट, हम उसको समझेंगे एंड धीरे धीरे हम इसको मूव ऑन करेंगे कहाँ पर, जो हमारा कंपनीज एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंगली। आपको पता होगा कंपनीज एक्ट में एक स्टेटमेंट टाइप में आपका बनता है। पहले आपका इनकम का डिटेल आ जाएगा, फिर उसके नीचे आपका एक्सपेंस का डिटेल आ जाएगा एंड देन आपका प्रॉफिट निकलेगा। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट फॉर्मेट वो लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आज के टाइम में आप ग्लोबल जा रहे हो। पहले क्या होता था, आप एक लिमिटेड एरिया में काम करते थे, आप सिर्फ इंडिया में ही काम कर रहे हो, आपको इंडिया की पब्लिक को ही खाली सर्व करना होता है। लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ पर आज जमाना मूव ऑन कर रहा है, हम एक देश से दूसरे देश में जाके बिजनेस कर रहे हैं, तो देयर इज अ नीड कि आपको ग्लोबली एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि हर कोई देश उसको समझ सके। और आप देखोगे कि ये भी एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारी इनकम्स आती हैं हम उन सारी इनकम्स को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उसको हम इस तरीके से लेफ्ट साइड में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और एट दी एंड आपको जो बैलेंसिंग फिगर होता है, लेट सपोज यहाँ पर आपका 100 रुपये का इनकम था और 80 रुपये के आपके अलग अलग खर्चे थे, द बैलेंस 20 इज योर प्रॉफिट। बस हमको ये स्टेटमेंट पहले जानना है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने कुछ नया तो बताया नहीं आपको। नया ये है आपके लिए कि हर ये जो आइटम इसके अंदर आप डालोगे वो आइटम कितने रुपए डालोगे, मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा, जो अमाउंट होगा, वो आपको कितना रिकॉर्ड करना है। याद कीजिए कल की क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज योर एक्रूअल कंसेप्ट। याद है आपको? हमने कंसेप्ट पढ़ा था एक्रूअल कंसेप्ट। वो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोल रहा था, जो खर्चा जिस साल का है उसको उसी साल में आपको दिखाना है। मतलब ये कि लेट सपोज अगर हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं और इस साल हमने अप्रैल महीने से लेकर मार्च महीने के बीच में जो सैलरी पेमेंट करी है वो हमने अप्रैल महीने से लेकर फरवरी तक की है। कैसे? क्योंकि
अप्रैल महीने का सैलरी आप मई महीने में दोगे, मई महीने का आप जून महीने में दोगे, जून का आप जुलाई में दोगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप पेमेंट कर रहे होगे। तो खुद सोच कर देखिए, हमारा ये जो पीरियड है अप्रैल से मार्च तक, इसमें आप लोगों ने 11 महीने का सैलरी पेमेंट किया होगा। लेकिन आपको प्रॉफिट लॉस का नियम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एक्रूअल बेसिस आपको लगाना पड़ेगा, जो ये बोलता है कि आपको 11 प्लस 1 महीना जो कि आपका मार्च महीने का है, जो आपने इवन तो पेमेंट नहीं किया है, लेकिन आपको फुल 12 मंथ का दिखाना पड़ेगा आपके प्रॉफिट लॉस में। तभी जाके आपका जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगा वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा कि आपने इस साल में कितना कमाया, कितना टोटल खर्चा हुआ, आपने एक्चुअल में पेमेंट किया कि नहीं किया। कीप दैट असाइड, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमारा कैश इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके लिए हम आगे चल के एक स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें उसको समझेंगे, जहां पर एक्चुअल कैश का मूवमेंट पता चलता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ नोइंग योर प्रॉफिट, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या प्रॉफिट किया है वो जानने के लिए आपको तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो आपका प्रॉफिट लॉस हम बना रहे हैं, यहां पर आपको फुल ईयर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी को भी डाउट है तो यस, आपके जो आप मीटिंग देख रहे हो वहां पर एक ऑप्शन है नीचे रेज हैंड, कुछ छोटा सा ऐसे हैंड जैसे एक सिंबल बना होगा, रेज हैंड। आप अगर उसको क्लिक करोगे तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि आपका कुछ डाउट है। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगा एंड यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक बेसिक आइडिया लिया प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का। आगे जो क्लासेस आएंगी उसमें आपको पूरा 100% जो प्रैक्टिकल होता है, जो बनता है, कंपनियां जो बनाती हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। चलिए आपको दिखाई देते हैं, हम आपको दिखा ही देते हैं। लेट्स एक सेकेंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायंस के किस तरीके से हैं, तभी आपको एक आइडिया आएगा कि आपको आखिर आपको बनाना क्या है। आप ये जो ट्रेनिंग ले रहे हो अकाउंटिंग की, आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर हमको बनाना क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है। आप इसको सिंपल ऐसे समझिए, बस एक जैसे किचन में रेसिपी होती है ना, एक फाइनल डिश है, वो फाइनल डिश आपको तैयार करनी है, लेकिन वो तैयार कैसी होगी उसके लिए आपको जानना पड़ेगा उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डलेंगे, किस क्वांटिटी में डलेंगे और कब डलेगा। सिंपल उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो एट दी एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो बनाने के लिए कौन कौन से तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। देखिए ये हमारा गूगल आ गया, यहाँ पर मैं सीधा जाता हूँ रिलायंस की फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर, ये उसका पेज खुल गया। यहाँ पर आपको उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा। सी यहाँ पर आपका है उसका एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 22-23। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सी रिपोर्ट में मेन अकाउंट तो नीचे आएगा, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर उसने समरी दे दी है कि हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, ठीक है, हमारा रेवेन्यू बढ़ा कितना, इस तरीके से एक समरी दिया है, डिटेल में आगे देगा। सी देखिए सर, आपको कुछ इस तरीके से बना के देना रहेगा। ये अपना बैलेंस शीट है, ठीक है। सबसे पहले आपके एसेट्स, उसमें नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। और ये जो फिगर आया ये देखिए करंट ईयर का है और प्रीवियस ईयर का है। करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आपको 2 साल का रिपोर्टिंग करके देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये 2,32,238 जो आया,
ये कैसे आया, इसका आपको नोट नंबर 1 में आपको डिटेल मिलेगा कि कौन कौन से एसेट्स हैं अपने पास। यानी कि क्या कर सकते हैं हम एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। उस एक्सेल शीट में ये सारा का सारा हमारा जितना भी एसेट है वो सबका लिस्ट रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा, उसका कैलकुलेशन रहेगा, और उसका टोटल हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर इनटेंजिबल एसेट्स, आपको पता है इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, जानेगा। एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका टेंजिबल, दूसरा आपका इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो कि फिजिकली आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। बट इनटेंजिबल क्या है? ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता, आप बस उसको खाली फील कर सकते हो। जस्ट लाइक फिजिकल में क्या हो सकता है आपका? प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है आपका टेंजिबल एसेट्स। लेकिन इनटेंजिबल में क्या होगा? कॉपीराइट, आपका पेटेंट, ये सब क्या है? ये सब के लिए इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके बिजनेस में कुछ अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं तो कितने एसेट्स हैं आपको वो बताना पड़ेगा। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, याद कीजिए आप कभी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे होंगे तो आपको आपका सीए बोला होगा कि इस साल आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना हुआ, उसकी जानकारी दीजिए। क्या है वो? मतलब ये वैसे एसेट हैं जो थोड़े ही दिन में कंप्लीट होने के बाद पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे? फिक्स्ड एसेट्स कंप्लीट बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। फिर सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं अंडर डेवलपमेंट। आप कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो सॉफ्टवेयर अभी अंडर डेवलपमेंट फेज पे है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी कि इस पे हमारा कितना खर्चा लग चुका है। देन फाइनेंशियल एसेट्स, कंपनी के इन्वेस्टमेंट कितने हैं, लोन कितने हैं, अदर फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं, ये सब की जानकारी भी 2 नंबर नोट, 3 नंबर नोट, 4 नंबर नोट में दी गई है। अगर आप इस कंपनी का नोट नंबर 2 खोलोगे तो आपको कंपनी का जो फाइनेंशियल एसेट्स है इन्वेस्टमेंट का, वो पता चल जाएगा। मतलब कंपनी कहाँ कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करके रखी है, वो आपको पूरी की पूरी वहाँ पर एक लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, देन आफ्टर करंट, उसका तब का आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब ये वो एसेट हैं, करंट एसेट्स मतलब ये वो एसेट है जो बहुत ही जल्दी आपका विद इन 12 मंथ्स ये आपको बेनिफिट दे देंगे, या फिर चाहे कैश में दे देंगे या काइंड में दे देंगे। ठीक है, जैसे कि आपका इन्वेंट्रीज। जी हाँ, देखिए नोट नंबर 6 में उसने बताया है कि मेरे पास 48,926 की इन्वेंट्री है, पिछले साल 45,000 की थी। यानी कि देखोगे यहीं से कंपेयर करके पता चल गया कि पिछले साल से इस साल मेरी इन्वेंट्री बढ़ी है। आपको जब आप इसको पढ़ोगे, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। मतलब यहां पर देखिए ये बिजनेस आपसे बातें कर रहा है कि मैं कल तक तो 45,923 था, आज बढ़कर 48,926 हो गया हूं मैं। तो यहां से आपको एक अंदाजा आएगा कि कंपनी का इन्वेंट्री बढ़ रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसका सिर्फ इन्वेंट्री बढ़ रहा है कि उसके रेस्पेक्टिव इसका सेल्स भी बढ़ रहा है, परचेज भी बढ़ रहा है। मान लीजिए सेल्स नहीं बढ़ा लेकिन परचेज बढ़े जा रहा है और एज ए रिजल्ट मेरा इन्वेंट्री भी बढ़े जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कंपनी का मैनेजमेंट गलत काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा यहाँ पर ब्लॉक होते जा रहा है। देखिए, और ये सब फिगर हजारों में नहीं है, ये सब फिगर करोड़ों में है। आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये 45,923 करोड़ है। तो यहाँ पर देखिए तीन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 3 करोड़, 3,000 करोड़ का फर्क आ गया। आप सोच कर देखिए 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक हो गया, उस पैसे से आप कुछ और कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि क्या कहीं कुछ गलत है। लेकिन सिर्फ इतना देख के आप पूरा का पूरा डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी का सेल्स भी बढ़ा है उसके हिसाब से, क्या कंपनी का परचेज भी बढ़ा है उसके हिसाब से। तो आपको बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको रेडी करना पड़ेगा। फिर अगर हम और आगे बढ़ें तो कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ऐसे एसेट्स जो आने वाले 1 साल के अंदर आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट। ये नोट नंबर 7 में आप देखोगे 86,000 करोड़ के ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो बस अभी 1 साल में
कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं। हमने कुछ 1 साल का एफडी किया था, मान लीजिए वो 1 साल का एफडी भी आने वाले 12 महीनों में मैच्योर हो जाएगा और उससे पैसा मेरे को मिल जाएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस करते वक्त मैं लोगों को उधारी में सामान बेचा, क्रेडिट में सामान बेचा। अब जिनको मैंने क्रेडिट में सामान बेचा वे लोग मेरे क्या हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसका एक और नाम है आपने सुना होगा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री मतलब मिसलेनियस, बहुत सारे सन्ड्री डेटर्स। जिन लोगों से आपको पैसे मिलने वाले हैं वे लोग क्या कहलाएंगे, सन्ड्री डेटर्स। तो यहां पर आप देखोगे जो नोट नंबर 8 है, नोट नंबर 8 आपका क्या बता रहा है कि करीबन 16,898 अप्रोक्सीमेटली 17,000 करोड़ रुपए का आपको उधारी का पैसा मिलने वाला है। और आपको ये जो नोट नंबर 8 दिया है ना, इसमें आपको डिटेल देना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्टी का कितना रुपया। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ए है जिससे मुझे 1,000 करोड़ रुपए लेने हैं, कंपनी बी है जिससे मुझे 500 करोड़ लेने हैं, कंपनी सी है जिससे मुझे 700 करोड़ लेने, ऐसे आप लिस्ट बनाओगे। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा तो देखा होगा आपको आपका सीए बोला होगा कि सर आप ये जो डेटर का वैल्यू दिखा रहे हो ना, मुझे इस डेटर का ब्रेकअप भी चाहिए। और मजे की बात, ब्रेकअप के साथ साथ आपको बोला जाएगा कि हमको इनवॉइस वाइज ब्रेकअप भी चाहिए कि ये जो आपका 1,000 करोड़ बाकी है ये कौन कौन सी इनवॉइस का बाकी है, क्योंकि इसी के आधार पे आपको क्या बनाने बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा चलो अब आप डेटर का एजिंग एनालिसिस करो। एजिंग एनालिसिस मतलब ये 1,000 करोड़ में कितना रुपया ऐसा है जो 3 महीना पुराना है, कितना ऐसा है जो आपका 6 महीना पुराना है, कितना ऐसा है जो आपका साल भर से ज्यादा हो गया है, ये आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इट इज अ बिजनेस लैंग्वेज। ये सब चीजें आपको कम्युनिकेट की जा रही हैं कि देख लो भैया ये पैसा इतना इतना दिन हो गया है अटका हुआ है, डिसीजन ले लो वरना और डूब जाएगा। आपको बता दूं एक एक्ट है हमारे इंडिया में, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आपको किसी से अगर पैसे पाने का है और अगर आपने 3 साल तक उससे क्लेम नहीं किया तो उसके बाद आपका और वो पैसा मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए कि 3 साल तक आपने क्लेम नहीं किया, आप आज ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट संभालिएगा। क्या कोई ऐसा पार्टी है जिससे हमको 3 साल से पैसा नहीं मिला हो या हमने क्लेम नहीं किया हो? क्योंकि अगर आपने 3 साल के बाद जब आप क्लेम करने जाओगे और जब कोर्ट में गए आप तो कोर्ट बोलेगा भैया 3 साल तक आप सो रहे थे क्या, 3 साल तक आप नहीं आए और अभी आ रहे हो तो भैया जाओ वापिस चले जाओ, जिधर से आए हो उधर से निकल जाओ, लेकिन अब हमारे पास मत आओ। तो इसीलिए ये ट्रेड रिसीवेबल वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कि आपको आखिर करना क्या है। चलिए वापस से चलते हैं हम अपने मेन डिस्कशन के ऊपर। हमने डिस्कस किया क्या, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हमको कैश का एक्चुअल इनफ्लो पता चलेगा कि भैया कैश आया कहां कहां से आया, और कैश का आउटफ्लो भी पता चलेगा कि अगर एक्चुअल में कैश गया तो कहां कहां पर गया है। ये क्यों जरूरी हो गया बनाना, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे एक कंसेप्ट बीच में आके टांग अड़ा रहा था। कंसेप्ट क्या था, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोल रहा था कि जो खर्चा जिस पीरियड का है उसी पीरियड में दिखा दो, भले ही आपने उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा था, हमारा एग्जांपल लेते हैं, हमने मार्च महीने की सैलरी जो हम नेक्स्ट ईयर अप्रैल में देंगे, नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हम अप्रैल में देंगे, उसको भी हम इसी साल यहां पर रिकॉर्ड कर रहे थे कि भैया ये मेरा खर्चा हो गया। लेकिन आप नोटिस कीजिए क्या एक्चुअल में आपका कैश का आउटफ्लो हुआ क्या, आपके बिजनेस से कैश बाहर गया क्या, नहीं गया ना, आपके बिजनेस से कैश बाहर नहीं गया। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यह बताता है ओवरऑल कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया और एक्चुअल में कंपनी के पास कैश कितना बचा है। मान के चलो यहां पर प्रॉफिट लॉस में आपको दिखा देगा कि कंपनी का 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है, और ये 7,000 करोड़ का प्रॉफिट देख के आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, अरे वाह इतना अच्छा प्रॉफिट किया कंपनी, तो चलो हम भी इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, या चलो हम भी इस कंपनी से जुड़ जाते हैं क्योंकि 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है।
आपको ऐसा दिखाया गया, लेकिन जब आप कैश फ्लो में आए पता चला आपके पास -5,000 करोड़ का कैश है। मतलब क्या, आपका कैश शॉर्टेज चल रहा है, आप लोन ले लेकर खर्चा चला रहे हो। अब आप बताइए, क्या आप इस 7,000 करोड़ वाली कंपनी में जाना चाहोगे क्या? डेफिनेटली नहीं जाओगे। तो ये चीज कब पता चलेगा? जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। तो कैश फ्लो में आपका बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। एक बिजनेस में 3 एक्टिविटी होती हैं, सिर्फ 3। क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब क्या, कंपनी सेल परचेस कर रहा है, सेल किया, परचेस किया, अपना नॉर्मल जो बिजनेस चला रहा है, जो नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पर पैसे गया, ये आपका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा, कंपनी के पास अगर कुछ पैसे बचे हैं तो कंपनी उस पैसे से इन्वेस्ट करती है। मान लीजिए कंपनी ने एफडी किया, फिक्स डिपॉजिट किया, तो यहां पर जब मैं एफडी कर रहा हूं तो मेरे यहां से पैसे जा रहे हैं, कैश का आउटफ्लो हुआ, लेकिन उसी एफडी से जब मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो भैया उसमें मेरे को इनफ्लो होता है। इनफ्लो, वो पैसा जो आया क्या मेरे नॉर्मल बिजनेस से आया कि अदर देन नॉर्मल बिजनेस से आया, वो चीज आपको यहां पर पता चलेगा। अगर मैं सामान बेच रहा हूं, उससे जो प्रॉफिट आया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने एफडी कर दिया और उसके ब्याज मेरे को मिला, वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आपका आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि आपके बिजनेस में पैसा नहीं था लेकिन पैसा आया, लेकिन कहां से आया? आपने लोन लिया बैंक से। तो अगर आप सिर्फ देखोगे कि कंपनी का पैसा आया और कैश में बहुत सारा पैसा पड़ा है तो कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीज आपको यहां पता चलेगा। यहां पर आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जहां पर कंपनी लोन लेकर पैसे ला रही है तो कैश का इनफ्लो हुआ, और उसी लोन के ऊपर जब कंपनी ब्याज का पैसा चुकाती है बैंक को तो वहां पर से आपका कैश आउटफ्लो होता है। तो आपका हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, की कंपनी फाइनेंस से पैसे कितने लेकर आई और उसका ब्याज के तौर पे आउटपुट में कितना पैसा दी। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो इसीलिए इन तीनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाला गया है। एंड इसके साथ 2 चीज मैंने आपको और बताई थी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक आपका नोट्स टू अकाउंट। मतलब आपने जो अकाउंट्स बनाया है उसमें आपने कुछ कुछ एजम्पशंस लिए होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया होगा, वो आपको बताना पड़ेगा कि हमने जो अकाउंट्स बनाया है उसमें ये चीज हमने किया है। नोट्स टू अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके ऊपर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए नहीं है। अब देखिए, सिर्फ ये एक और टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो देखिए, आप जो इतनी मेहनत से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाओगे, भाई किसके लिए बना रहे हो? उसको यूज कौन करेगा? दैट इज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप जो भी यहां पर क्या बना रहे हो, प्रॉफिट लॉस बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, कैश फ्लो बना रहे हो, भैया किसके लिए, यूज कौन करेगा, वो चीज को जानिएगा। सबसे पहले इन्वेस्टर्स। जी हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी का 7,000 करोड़ का प्रॉफिट देख के आप खुश हो गए, तो आप बोलते हो कि चलो हम भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो ना, तो आप उसके कैश फ्लो पे भी जाके देखोगे कि एक्चुअल में कैश का मूवमेंट क्या है, क्योंकि यहां पर तो एक्रूअल बेसिस है, आप तो कुछ भी दिखा सकते हो, लेकिन कैश फ्लो में एक्चुअल कैश का मूवमेंट पता चलेगा कि जो कैश आपके पास आ रहा है क्या वो नॉर्मल बिजनेस करके आ रहा है कि कुछ गलत काम करके आ रहा है, वो देखना जरूरी है। तो इन्वेस्टर जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको अपने पैसे यहां पर इन्वेस्ट करने हैं। दूसरा आपका आता है क्रेडिटर्स, मतलब जो लोग आपको उधारी में सामान बेचेंगे वो लोग आपकी औकात देखना चाहेंगे कि क्या आपकी औकात है हमारे पैसे चुकाने की। अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा रहेगा तो हम आपको उधारी देने में भी पीछे नहीं हटेंगे, हम बोलेंगे ले जाओ, जितना लेना है ले जाओ, क्योंकि हमको भरोसा है कि आप पैसे दे दोगे। अब आप खुद सोचिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सामान चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके अकाउंटिंग टीम के लिए 30 नए लैपटॉप चाहिए, तो उस केस में जब आप एक टेंडर फ्लोट करोगे कि हमको 30 कंप्यूटर चाहिए, 30 लैपटॉप चाहिए,
तो वहां पर सामने वाला कहीं ना कहीं आपका पहले औकात देखेगा कि क्या ये कंपनी ऐसी है जिसको अगर मैं इतना हैवी अमाउंट का आइटम बेच दूं तो ये पैसा मेरे को दे देगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरा पैसा, अगर कंपनी बोल रही है कि हम 1 महीने बाद भी आपको दे देंगे, तब भी मैं मार्केट से या बैंक से लोन लूंगा, सामान खरीदूंगा और आपको डिलीवरी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके यहाँ पैसा डूबने वाला नहीं है। तो मैं कौन हूं? मैं एक क्रेडिटर हूं जो आपके फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट रखता हूं। मुझे पता चलेगा आपकी हैसियत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करता है। क्रेडिट वर्दीनेस, शुद्ध देसी भाषा में आपकी औकात चेक करना। फिर मैनेजमेंट, मैनेजर्स, जी हाँ, आज हम जो काम कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है, क्या हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, हमारा सेल्स कितना हो रहा है, हमारा हर एक चीज क्या मैनेजमेंट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कब पता चलेगा? जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर तैयार हो जाएंगे। आप खुद सोचकर देखिए, आपका एक यूनिट है, आपके यूनिट को एक टारगेट मिला कि भैया आपको इस साल 5,000 करोड़ का सामान बेचना है। तो आप जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे, आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका सेल्स का फिगर नहीं पता चलेगा। सेल्स मतलब यहां पर आप रेवेन्यू, अगर आपको रेवेन्यू आपको नहीं पता चलेगा कि कितना हमने बेच दिया, तो पता कैसा चलेगा आपका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? आपका टारगेट था कि इस साल हमको जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करना है, या जितना हमारा टर्नओवर था उसका सिर्फ 1%, मुझे सिर्फ मेरे टर्नओवर का 1% ही क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो कैसे पता चलेगा? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तब पता चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखे होंगे गौर से, तो वहां पर आपका बैलेंस शीट में आपको दिखाता है कि आपके पास इन्वेंट्री कितने की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास कितने की, आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। तो मैनेजमेंट भी अपने ही बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक यूजर है जो इंटरेस्ट लेता है कि भैया हो क्या रहा है ये। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है अपनी परफॉर्मेंस देख के कि क्या मुझे अपने एम्प्लॉई लोगों की सैलरी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर कंपनी आप लोगों की मदद से ग्रोथ कर रही है तो डेफिनेटली हम आपका सैलरी भी बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन पे डाउन होती जा रही है और इधर से एम्प्लॉय लोग हल्ला मचा रहे हैं सैलरी बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, आप बढ़ा ही नहीं सकते। तो वो चीज में आप यूजर बनते हो। देन रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसी, जी हाँ, सरकार भी आप में इंटरेस्ट लेती है। बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो आप में इंटरेस्ट लेती है कि क्या आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देन एम्प्लॉयज, यस डेफिनेटली, एम्प्लॉय भी जिस संस्था में काम करते हैं वो संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण अपना सिक्योरिटी। भैया हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी औकात है कि नहीं हमको हमारी सैलरी देने की। पता चले कि वो कंपनी में हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना 6 महीना काम कर लिए और बाद में कंपनी बोलती है आई एम सो सॉरी, मेरे पास कुछ नहीं, आप लोग जा सकते हो, नमस्ते। ऐसे नहीं हो सकता, हम तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे भाई, कैसे करेंगे? तो एम्प्लॉय भी इंटरेस्ट लेता है आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर एक और इंपॉर्टेंट, क्या अगर मान लीजिए कंपनी आपको बोलती है कि सुनो मेरे एम्प्लॉय, इस साल अगर हमने टर्नओवर 10% से ज्यादा अचीव कर लिया पिछले साल के कंपैरिजन में, तो आप सभी लोगों का सैलरी 2% हम एज ए बोनस देंगे। तो एम्प्लॉय इंटरेस्ट लेगा उसमें, वो चेक करेगा कि पिछले साल क्या टर्नओवर था, इस साल कितना बढ़ा, क्या हमारा 10% से ज्यादा बढ़ा क्या। अगर बढ़ा तो एम्प्लॉय लोग जाएंगे, हे मैनेजमेंट आपने वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, 2% बोनस देना पड़ेगा। सप्लायर्स, वो तो क्रेडिटर के साथ मिल गया, समझ लो सेम है कि अगर कोई सप्लायर आपको माल सप्लाई कर रहा है तो वो भी आपकी औकात देखना चाहेगा। कस्टमर्स, जी हाँ, कस्टमर्स भी कितने बार आप में इंटरेस्ट लेते हैं ताकि चेक करें कि क्या आप में वो एबिलिटी है कि आप हमको सर्विसेज सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर पाएंगे। आज हम आपसे जुड़ जाते हैं और कल अगर हमको आपसे सपोर्ट नहीं मिले तो हमने जो आपसे प्रोडक्ट लिया है उससे अगर सर्विस, उससे रिलेटेड हमको कुछ सर्विस नहीं मिले तो भैया हमारे लिए वो प्रोडक्ट खरीदना ही बेकार हो गया। लेकिन अगर एक कंपनी अच्छी है, उसका फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, उसका बहुत पैसा है, तो माइंड में क्या आएगा, कंपनी एक अच्छा सपोर्ट टीम अफोर्ड कर सकती है, 24/7 वो हमको सपोर्ट करवा सकती है, उसके पास इतना पैसा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं। देन कंपटीटर, यस वेरी गुड, कंपटीटर, भैया मैं जिस धंधे में हूं, मैं जो परफॉर्मेंस कर रहा हूं, क्या मेरे साथ वाला भी वैसी परफॉर्मेंस कर रहा है क्या? वो उसको देख के जानेगा कि यार हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, सेम बिजनेस सामने वाला कर रहा है उसका इतना प्रॉफिट हुआ, हम कहां पर गलत रह गए या हमने कहां पर और इंप्रूवमेंट करना है। ये सारा का सारा कौन चेक करेगा? कंपटीटर। तो कंपटीटर भी आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लेगा।
टैक्स अथॉरिटी, यस, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये लोग तो आपके अकाउंट में आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। भले आपका उसमें इंटरेस्ट होना हो, हमारा इंटरेस्ट बहुत है भैया, क्योंकि जितना आप सेल्स करोगे उतना हमको जीएसटी मिलना चाहिए, हम इंटरेस्ट देंगे भैया। क्या आपकी पोजीशन हो रही है, हम देखना चाहेंगे। फिर आपने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट पे कितना सारा टैक्स आप हमको दोगे, हम इंटरेस्ट लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका पता है कैसा होना चाहिए, वो आपका ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जितना एक्यूरेट होगा, जितना सही होगा, आपका टैक्स लायबिलिटी भी उतना एक्यूरेट होगा। अगर आपने गलत सलत कर दिया, मान लीजिए आपने झूठ मूठ का सेल्स दिखा दिया, झूठ मूठ के खर्चे दिखा दिए, आपने आपके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर दिया, तो उस केस में अगर कभी गवर्नमेंट की नजर आप पे पड़ी और अगर आपके अकाउंट्स का वो लोग ने जांच किया, तो बहुत गंदे तरीके से फंसोगे आप लोग। तो ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स अथॉरिटी है वो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एनालिसिस करते हैं कि भैया ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। फिर वे लोग उसके ऊपर अपना एक एनालिसिस बेस करते हैं और अपने कस्टमर्स, क्लाइंट लोग को सपोर्ट सर्विस देते हैं। आप लोग टीवी में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे चैनल वगैरह जैसे सीएनबीसी आवाज, वहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं, वो बोलते हैं देखिए रिलायंस का पिछले साल इतना टर्नओवर था, इस साल इतना टर्नओवर है। तो वो लोग क्या करते हैं, रिलायंस का इतना टर्नओवर था, इस साल इतना टर्नओवर है, एक एनालिसिस करते हैं और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जो कि आपका काम आ सकता है। तो वो लोग भी आप में इंटरेस्ट लगते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार क्या होता है कि वो लोग दे डेमोन्स्ट्रेट रेस्पॉन्सिबल फंड यूज टू डोनर्स एंड द पब्लिक। वे लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखो सामने वाली कंपनी ना डोनेशन में इतना खर्चा कर रही है। आपको एक कंसेप्ट पता है, सीएसआर, एक कंसेप्ट है आपका सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक कंपनी है तो कंपनी जिस सोसाइटी में काम कर रही है वहाँ का उसका जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो वो एक अमाउंट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कंपनी 1000 करोड़ रुपए कमाई है तो मान लीजिए उसमें से 20 करोड़ रुपए वो उसी सोसाइटी में पार्क बनाने में, शौचालय बनाने में, स्कूल बनाने में, ये सब में खर्चा करेगी। तो लोगों को दिखेगा, जो और भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो आम पब्लिक है उनको दिखेगा कि देखो ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो वो लोग भी आपके यूजर हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में और डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की क्लास का कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। बताइए सर, कुछ डाउट है आप लोगों को? नहीं है तो चलिए आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे 5 बजे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। नमस्ते, जय हिंद।